हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज 6 सितंबर हो चुका है। तो आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? और आप सभी को मालूम है कि आपका पेपर 20 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एमटीएस और हवलदार की बात कर रहे हैं, ये तो सभी को मालूम है। सीजीएल का पेपर छोड़ दीजिए, यदि आप साथी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसी बीच में आपका एमटीएस का भी पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि एसएससी ने अभी साफ क्लियर नहीं किया है कि आपका पेपर 20 सितंबर से नहीं होगा। हो सकता है भाई, ओके, क्योंकि नई कंपनी एग्ज़ाम करा रही है, ये कुछ भी करा सकते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपका जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था, नई कैलेंडर जारी जो हुआ है, वो 20 सितंबर से अभी भी डेट शो कर रहा है। ओके, तो अपनी तैयारी स्किप नहीं करेंगे। तो आज की इस क्लास में दमदार फुल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। क्या आप सभी को 14 से 15 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस हाई है या लो हो चुका है? क्या आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ठीक हो पाएगा? क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है? वो भी साथ ही चारों विषय के सवाल मिलेंगे आपको, जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के। ओके, तो चलिए भाई, अंतिम 14 दिनों की तैयारी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा मॉडल पेपर होगा। आप सभी को मालूम है कि सुबह 8 बजे हमारी मॉडल पेपर चलती है, जो आपके 2025 के शिफ्टों में पूछे जाएंगे सवाल का। ठीक है, चलिए भाई, तो इस पेपर को कंप्लीट हल करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे। बस आपको क्लास कंप्लीट वॉच करना है। ये बात अपने अंदर प्रण रख लीजिए कि हमें डेली सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 6:30 का पूरी क्लास को कंप्लीट वॉच करना, यदि हम भी एमटीएस हवलदार की तैयारी करें तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ से 2 सवाल आपके पेपर में आएगा जनगणना से। तो पहला ही प्रश्न आप सभी को 3 नंबर देकर जा रहा है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो साथी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है सेंसस 2011 के अनुसार। यानी पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी साथी, जो भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, ये कब मनाया जाता है, किस डेट के रूप में मनाया जाता है? बताइए। तो याद रखिएगा साथी, 11 मई को। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है? बताइए साथी, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, वो सर जी हिंद महासागर है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा, हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है भारत में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। विटामिन सी की कमी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण रोग कौन सा है? बताइए साथी, विटामिन सी की कमी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण रोग कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, स्कर्वी रोग है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समुदाय से संबंधित थे? बताइए साथी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस समुदाय से बिलोंग करते थे? तो सर जी, ये महार समुदाय से बिलोंग करते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी, भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को निवारण करता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को निवारण करता है? तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 63 करता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा? बताइए साथी, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? तो सर जी 86वें संविधान संशोधन ने। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? बताइए साथी, दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? तो सर जी अलाई दरवाजा में हुआ है। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखित उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? बताइए साथी, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखित उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? तो साथी याद रखिएगा बिपिन चंद्र पॉल द्वारा लिखित यह पुस्तक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए दोस्त, तो याद रखिएगा आयरिश देश के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1838 ये किसके बीच हुआ था? बताइए साथी, प्रथम जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1838 में स्टार्ट हुआ था और साथ ही 1842 के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। किस वर्ष में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों बीच विवाद को हल करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया? बताइए साथी, किस वर्ष में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को हल करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था? तो सर जी यह 1918 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस नृत्य से है? बताइए साथी, पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस नृत्य से है? तो साथी याद रखिए कथक से है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद सलाह देती है? बताइए साथी, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद सलाह देती है? बताइए भाई। तो सर जी भारत का संवैधानिक मुखिया तो राष्ट्रपति साहब हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? बताइए, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो साथ ही याद रखिएगा मांडवी नदी है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 को। वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो सर ये तो मेघालय का है, काफ़ी फेमस है वांगला भाई मेघालय राज्य का, जो कि एक लोकप्रिय फसल उत्सव है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक आइटम है? बताइए साथी, मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक आइटम है? तो साथी ये उड़ीसी का एक आइटम है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। काला रामनाथ किस घराने से संबंधित है? भाई 2 सवाल एक ही शिफ्ट में घराना से पूछा जाएगा। बताइए, काला रामनाथ ये किस घराने से बिलोंग है? तो सर ये तो मेवाती घराने से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 21 को। संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल खान किस घराने से संबंधित है? बताइए साथी, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल खान ये किस घराने से संबंधित है?
तो साथी ये दिल्ली घराने से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ये किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, सवाल ऐसे पूछता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बताइए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए साथी, बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथी ये चेनाब नदी बनाया गया है। ऑप्शन सी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथ याद रखिएगा महेंद्रगिरी है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील है कौन है? विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की जो सबसे गहरी झील है वो साथी याद रखिएगा कौन है? बैकॉल झील है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। मोरडा का सूर्य मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा बनवाया गया था? बताइए साथी, मोरडा का सूर्य मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा बनवाया गया था? तो साथी याद रखिएगा सोलंकी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए मेरे दोस्त, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथी याद रखिएगा 1927 में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी, सभी साथी बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सर जी इसका मुख्यालय तो रोम में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर जी 1995 में शुरू किया गया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? बताइए साथी, कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो साथी याद रखिएगा कांडला बंदरगाह है जो कि ये कहाँ पे? कांडला गुजरात में है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताइए मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो सर जी टोटल 5 राज्यों के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 32। तो अब साथी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन फटाफट समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझाएंगे अच्छी तरीके से। ट्राई करिएगा सबसे पहले अपने सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। भाई साहब प्रेजेंट टेंस की बात के यहाँ पे कर दिया है। दे फुटबॉल एवरीडे क्या होगा? दे क्या है भाई? दे के साथ साधारण वर्तमान काल में क्रिया किसका प्रयोग होगा? यह बहुवचन है तो दे के साथ प्लेज की प्ले कि दे विल प्ले या दे हैड बीन प्लेइंग? नहीं सर जी दे प्ले होगा। क्या होगा साथी? दे प्ले फुटबॉल एवरीडे। हमेशा याद रहे दे के साथ साधारण वर्तमान काल में क्रिया प्ले का प्रयोग होता है। यह बहुवचन है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन पहले का राइट आंसर हो जाएंगे यानी इंग्लिश का क्वेश्चन में। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए सी रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल सरप्राइज फ्रॉम हर पार्टनर। हमने आपको क्या बताया? जब साथी सेंटेंस दिया हो
और इसमें हमसे इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड पूछ दे तो तुरंत हम लोग ऑप्शन पे चले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से हमें आसानी हो जाएगा। जैसे देखिए पहला ऑप्शन ब्यूटीफुल दे रखा है, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग ठीक है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। सरप्राइज मतलब भी सही साथी, आश्चर्यचकित। रिसीव्ड, अब देखिए साथी आप सेंटेंस में जाइए, देखिए सेंटेंस जाइए, देखिए यहाँ पे रिसीव, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग क्या दे रखा है, RECI पहले दे रखा है, लेकिन साथ यहाँ पे देखिए ठीक है RECEIVED होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और पार्टनर देखिए ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, याद रखिए रिसीव का स्पेलिंग RECEIVED होता है। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क्ड अस डू आवर होमवर्क बाय टुमारो, यानी साथी शिक्षक ने हमें कल तक अपना होमवर्क पूरा करने को कहा, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा बताइए साथी। तो साथी याद रखिएगा जो यहाँ पर आपका दे रखा है आस्क्ड अस टू, इसके बाद जो वर्ब का मूल रूप यानी इन्फिनिटिव विथआउट टू है, इसके बाद साथी हमेशा याद रखिए क्या आएगा आपका कंप्लीट आएगा। क्या आएगा साथी, द टीचर आस्क्ड अस टू कंप्लीट आवर होमवर्क बाय टुमारो। ओके याद रखिए हमेशा अस टू के बाद वर्ब का इन्फिनिटिव विथआउट टू आता है, तो इसलिए साथी यहाँ पे कंप्लीट का प्रयोग होगा। कंप्लीट सही है, कंप्लीटिंग गलत है, कंप्लीटेड गलत है, कंप्लीट्स गलत है, क्या होगा सिंपल कंप्लीट होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, व्हाट इज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ड स्क्रीव इन द इडियम हिट द स्क्रीव ऑन द हेड। भाई मुहावरा में आपको स्क्रीव का मतलब बताना है। जैसे हिट द स्क्रीव ऑन द हेड मतलब सिर पर पेंच मारो, लेकिन साथी ने हम आपको बता दें कभी भी स्क्रीव आए ना तो आप इसको काट दिया करिए। स्क्रीव की जगह साथी आपका जो राइट इडियम बनेगा ना वो क्या बनेगा, हिट द नेल होगा। क्या साथी, हिट द नेल होगा, हिट द नेल ऑन द हेड होगा भाई, ऑन द हेड होगा, हिट द नेल ऑन द हेड होगा। ऐसा हम क्यों करें साथी, क्योंकि यहाँ पे साथी स्क्रीव की जगह नेल आना चाहिए, क्योंकि साथी इसमें इंग्लिश जो अंग्रेजी मुहावरा होता है हमेशा नेल ही आता है, कभी भी साथी स्क्रीव नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा साथी। ठीक है, तो यहाँ पर हिट द नेल होना चाहिए भाई। सवाल बोला ना कि करेक्ट सब्स्टिट्यूट कौन कर सकता है, तो स्क्रीव की जगह नेल आपका ठीक करेगा, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फुटाइल का पर्यायवाची शब्द बताइए। फुटाइल का मतलब साथी क्या होता है, व्यर्थ होता है, और साथी आपका बेकार होता है, व्यर्थ होता है, बेकार होता है, और साथी निष्फल होता है। वीसियस का मतलब क्या होता है साथी, दुष्ट होता है। क्या होता है साथी, दुष्ट होता है। एडिक्यूट का मतलब क्या होता है साथी, पर्याप्त। यहाँ पे एडिक्यूट ही रहना चाहिए था भाई, पर्याप्त होता है। यूजलेस मतलब बेकार, यानी समानार्थी शब्द फुटाइल का सिनोनिम्स क्या होगा, यूजलेस होगा। थॉटफुल का क्या होगा साथी, विचारशील होता है, विचारशील वाला बंदा भाई, है ना। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ एरर। अ फॉक्स एंड एन हाइना वर स्पॉटेड इन द एनिमल रिजर्व। पशु अभ्यारण्य में एक लोमड़ी और एक लकड़बग्घा देखा गया। बिल्कुल देखा गया भाई, पशु अभ्यारण्य में एक लोमड़ी देखा गया और एक साथी लकड़बग्घा को देखा गया। तो इसमें कौन सा एरर है, यानी कौन सा ग्रामेटिकली मिस्टेक है बताइए साथी। तो साथी यहाँ पे देखिए ना, एन का प्रयोग कब होता है साथी, एन का प्रयोग या तो AEIOU रहे, AND का प्रयोग कब होता है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं रहना चाहिए था भाई। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे साथी ना केवल ए का प्रयोग होना चाहिए। अ फॉक्स एंड अ हाइना वर स्पॉटेड इन द एनिमल रिजर्व। यहाँ पे एन गलत है भाई, याद रखिए साथी। यच ध्वनि के कारण ए का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, यच ध्वनि, हाइना यच आ जा रहा तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा।
ओके, तो एन की जगह क्या होगा साथी, ए का प्रयोग हुआ, बस यही रॉन्ग है भाई, और सब सही है। तो देखिए एंड एन है ना, एन नहीं रहेगा, ए रहेगा, तो सी ऑप्शन यही रॉन्ग है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 को क्या दे रखा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। तो सर जब प्रोवर्ब देना तो समझिए आपसे इडियम पूछ रहा है। प्रोवर्ब का ही मतलब होता है साथी इडियम। जैसे बाइट द बुलेट, इसका मतलब साथी किसी कठिनाई या दुखद परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करना। जैसे आपके सामने कभी कठिनाई आता है तो, या साथी आपके सामने कभी दुखद परिस्थिति आता है तो आप इसका साहसपूर्वक सामना करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, बाइट द बुलेट बोलेंगे। किसी कठिनाई या दुखद परिस्थिति का साहसपूर्वक बिल्कुल निडर होकर उसका सामना करना। तो उसके लिए क्या होगा राइट स्पेलिंग साथी, तो टू फेस अप टू ट्रबल विथ फोर्टिट्यूड होगा। क्या साथी, ध्यान देंगे साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा तब मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। आपका जो परफेक्ट आंसर होगा साथी, आपका टू फेस अप टू ट्रबल विथ फोर्टिट्यूड होगा। ओके, तो इस सवाल का मेरे दोस्त डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टूडेंट रिसीव्ड एन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बताइए साथी इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एक्कोलेट दे रखा है भाई, एक्कोलेट यानी साथी छात्र को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, कैसे पुरस्कार मिला, सम्मान का पुरस्कार मिला। एक्कोलेट का मतलब क्या होता है साथी, सम्मान। तो राइट स्पेलिंग क्या होता है एक्कोलेट का, याद रखिए साथी, ACCOLADE होता है मेरे दोस्त, यानी छात्र को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान पुरस्कार मिला। ओके, ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एलिगेंस मतलब पूरा सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखिए, वी हैव प्लेस्ड आवर एलिगेंस टू द नेशन। इसका मतलब हमने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, हमने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है। तो यहाँ पे एलिगेंस का मतलब होता है साथी निष्ठा। क्या होता है, एलिगेंस का मतलब होता है मेरे दोस्त निष्ठा होता है। तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा, ए होता है, डबल एल होता है, ई होता है, GIANCE होता है, एलिगेंस। यानी मेरे दोस्त इस सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर लग रहा है, ALLEGIANCE, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। इस सॉल्व कॉल करिए मैथ के सवाल है भाई। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 237 रुपये में बेचता है जिसे उसे 18.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपीज़ में कितना था बताइए साथी। क्रय मूल्य यानी सीवी पूछा है, एक वस्तु 18.5% बेच रहा, यानी साथी पहले 100 करा होगा तो उसको 18.5 का लाभ हुआ, यानी साथी 118.5 हो जाएगा। कितने बेच रहा भाई, एसपी ऊपर है यानी सेलिंग प्राइस में 237 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हल करिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से एक जीरो हटाएंगे पॉइंट तो ऊपर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ साथी जब इसको हल करेंगे कास्ट प्राइस आपका काट पीट करेंगे तो टोटली आपका 200 आएगा। कितना आएगा साथी, 200 आएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखिए साथी, जब आप सभी से कास्ट प्राइस पूछे तो कास्ट प्राइस के लिए सीपी ऊपर लिखिए और सीपी बराबर आपका एसपी ऊपर हमेशा रहेगा। जो साथी लाभ हुआ है, लाभ जो हुआ लाभ प्लस 100 प्लस इंटू 100, बस यही आप फार्मूला याद रखिए साथी। जब कास्ट प्राइस पूछे कितने रुपए में बेचा जा रहा है और उससे कुछ लाभ हो रहा है तो यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। 90, 230 और 325 का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करिए। चलिए साथी, तो सर ये देखिए, एक तो तीनों को काट देगा भाई, 3 साथी 90 को काट सकता है, 3 7 21, 230 को नहीं काटेगा, 3 दहा में 30, 3 25 15, 3 तो भी काट देगा साथी,
2 तो देखिए 90 को काटेगा, 230 को काटेगा, लेकिन 325 को नहीं काटेगा। लेकिन साथ ही 5 ऐसी संख्या है जहाँ पे आपको 90 दे रखा है, 230 दे रखा है, 325, ये तीनों को साथ ही पूर्णतः विभाजित कर देगा। और ये सबसे बड़ी संख्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका अधिक फैक्टर बने तो 5 का अधिक फैक्टर बनेगा। तो यही तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन से एचसीएफ हल होता है, हल करने मत बैठ जाएगा, नहीं तो टाइम आपका बहुत चला जाएगा। वो ऑप्शन देखिएगा जो पूरी तरह तीनों नंबर को काटे, जितना भी नंबर दे आपके प्रश्न में, और वही ऑप्शन देखिए जो सबसे बड़ी संख्या हो, पूरी तरह से काटना चाहिए तीनों को। ऐसा नहीं कि 1 2 को काटे और 1 को छोड़ दे तो गलत हो जाएगा। पूरी को, जैसे 5 देखिए 90 को काटेगा, 18 25 90, ये साथी आपका कितने बार में काटेगा? आपका ये हो सकता है साथी 46 बार में काट दे, है ना। 46 पंजे आपका 5 6 30, 5 चौका 20, बिल्कुल। और साथी आपका काटेगा कितने बार में? तो 5 का भाग 332 में देंगे तो कितने बार में बता सकता है कोई? तो शायद आपका 65 बार में काट सकता है। 5 6 30, 2 50 25, बिल्कुल 65 बार में काट देगा। ठीक, तो इस सवाल का डी ऑप्शन 5 होगा। 90, 230 और 325 का एचसीएफ। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रिंसिपल 2000 है, ठीक है। रेट कितना है? प्रतिशत में हमेशा रहता है 9%। टाइम आपका 5 वर्ष बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल करिए, 20 9 180 इंटू 5, 18 25 90, यानी साथी सिंपल इंटरेस्ट आपका 900 आ जाएगा, जो कि साथी ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी अपान में 100, यही फॉर्मूला हमने लगाया था। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में, रेट हमेशा प्रतिशत में, टाइम आपका वर्ष में दे रखा है, बटे में 100 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 44 को। रुपीज़ 29,800 के एक अंकित मूल्य वाला, यानी कास्ट प्राइस के, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस बोलिए या साथी कास्ट प्राइस बोलिए, वाला एक उत्पाद स्टोर में 28,608 में बेचा जा रहा है। उत्पाद पर कितनी छूट दी जा रही है? तो सर जी कोई सामान 29,800 का है और उसे बेचा जा रहा है 28,608 में। 29,800 में साथी 28,800 कम कर दीजिए, कितना होगा? 608 को कम करिएगा तो आपका साथी 1192 आ जाएगा। ये किससे छूट मिल रहा है? ये 29,800 से। 29,800 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 298 चौका होता साथी 1192, यानी साथी कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? तो केवल 4% की। यहाँ से ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक? किसी को बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 45 को। 40 kg, 49 kg, 56 kg, 72 kg और 39 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। चलिए ये सवाल आपके लिए भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप देंगे। सभी मेरे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर हल करेंगे फटाफट। औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। एवरेज बराबर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, पदों का योग बटे में पदों की संख्या से भाग करेंगे। 40 + 49 + 56 + 72 + 39, ये 5 संख्या है, तो टोटल 5 से भाग करेंगे। देखिए जोड़िए, 9 2 11, 11 6 17, 17 9 26, 26 के 6 2, फिर इसका साथी 3 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 2, 23 2 आपका 25, इतना ही आता भाई ना, ठीक है ना। उसका तो 50 25, 5 एकम 5 पॉइंट समथिंग 2, 51.2 है क्या? बिल्कुल बी ऑप्शन, देखिए राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है? ये तो भाई रीजनिंग के सवाल है। PWSO का रिलेशन RYUQ से है, MTPL का रिलेशन OVRN से है, और आपको बताना है JQMI। तो साथ ही हम शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया है, ऐसा हमने नहीं लिखा था कि जैसे कि आपसे सवाल पूछेगा कि PWSO एक निश्चित प्रकार से RYUQ से रिलेशन है, तो उसी प्रकार MTPL भी OVRN से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए आप JQMI का संबंध कोड बताइए। तो क्यों ना साथ ही हम सिंपल में करें, अपना टाइम बचत करें भाई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिमाग लगाया है, पहले कैसे हल करते हैं। PWSO है
4 अक्षर, इनके लिए 4 अलग अलग कोड दिया गया है, RYUQ। बस आप सभी को तरीका समझना है। तो आज साथी जब हमने देखिए PWSO का कोड लिख दिया, तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक अक्षर का कोड करना है। P होता है साथी 16, W होता है 23, S होता है 19, O होता है 15, सभी अक्षरों का नंबर लिखना है। R होता है 18, Y होता है 25, U होता है साथी 21, Q होता है 17। देखिए 16 से 18 प्लस 2 किया है, 23 से 25 किया है प्लस 2 किया है, 19 से 1 सेकेंड भाई, यहाँ से तो P तो 16, R 18, यहाँ पे 19 से 21, बिल्कुल इसमें भी प्लस 2 किया है भाई। ओके, इसमें भी प्लस 2 किया है, फिर 15 17 इसमें प्लस 2 किया, यानी साथ ही इसमें प्लस 2 का रिलेशन किया है भाई। नेक्स्ट का भी चेक कर लेते हैं, MTPL का रिलेशन, OVRN का भी चेक कर लेते हैं। MTPL इसका रिलेशन क्या है, OVRN। देखिए M होता है 13, T होता है 20, P होता है 16, L होता है 12, O होता है 15, B होता है 22 और R होता है 18, N होता है 14। 13 से 15 प्लस 2 किया है, 20 से 22 प्लस 2 किया है, 16 से 18 प्लस 2 किया है, 12 से 14 प्लस 2 किया है। तो इसमें भी प्लस 2 का रिलेशन क्या है, तो हमसे क्या पूछा है, J पूछा है, Q पूछा है, M पूछा, I पूछा है। तो J होता है 10, Q होता है 17, M होता है 13, I होता है 9। प्लस 2 इसमें करिए, प्लस 2 इसमें करिए, प्लस 2 इसमें करिए, प्लस 2 इसमें करिए। 10 2 12, 17 2 19, 13 2 15, 9 2 11। 12 पे होता है साथी M होता है, सॉरी L होता है ना भाई, और 19 पे यस होता है, और 15 पे साथी O होता है, 11 पे K होता है। यानी हमारा रिलेशन क्या मिला, LSOK। क्यों साथी, LSOK कौन सा, LSOK श्लोक को LSOK, यानी डी ऑप्शन। तो इस सॉल्व के साथ ही डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सॉल्व कॉल करिए इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बनेगा राइट आंसर। कथन दे रखा है सभी अभिनेता गायक है, यानी सभी अभिनेता क्या हैं, गायक है। ठीक है, ए से अभिनेता, जी से गायक। जो सभी गायक हैं ना वो आपके नर्तक हैं, एन से नर्तक हमने डिनोट कर दिया भाई। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, कम से कम कुछ गायक क्या अभिनेता हैं, कम से कम कुछ गायक, यानी कम से कम कुछ गायक क्या अभिनेता है, बिल्कुल है भाई, पूरी तरीके से। यानी पहला निष्कर्ष हमारा ठीक लग रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा साथी। बस यही आपको डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष तो अपने आप निकल के आ जाएगा। सवाल क्या बोला है कि कम से कम कुछ गायक जो है क्या अभिनेता है, बिल्कुल ये तो पूरी तरीके से सभी अभिनेता क्या है, गायक तो भाई कुछ ना कुछ तो होंगे ही, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कुछ नर्तक जो हैं, यानी कुछ जो नर्तक हैं क्या वो गायक नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई, हैं भाई, नहीं हो सकते हैं भाई, ये तो बात नहीं हो सकता भाई, क्योंकि सभी अभिनेता गायक है तो नहीं हो सकते। यानी साथी सेकंड का भी अनुसरण ठीक कर रहा है, यानी साथी यहाँ पे तो दोनों हमारा निष्कर्ष ठीक लग रहा है। यानी इस सवाल का देखिए ऑप्शन सेकंड होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इस सवाल का साथी सेकंड बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए साथी, अक्षरों का श्रृंखला दे रखा है और हमने आपको क्या बताया, तरीका क्या बताया है, जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो सभी का सबसे पहला अक्षर उठाइए। जैसे यस आर क्यू का पहला अक्षर यस है तो इसको उठा लीजिए, ओ एन एम का पहला अक्षर ओ है तो ओ को उठा लीजिए, के जे आई का पहला अक्षर के है तो के को उठा लीजिए, जी एफ ई का पहला अक्षर जी है तो जी को उठा लीजिए। यस होता है 19, ओ होता है 15, के होता है 11, जी होता है 7। 19 से 15 कम किया यानी -4 किया है, 15 से 11 -4 किया है, 11 से 7 -4 किया है। तो उसी प्रकार साथी 7 में से -4 को कम कर देंगे, 7 में से 4 को कम करेंगे 3 आएगा, 3 पे कौन अक्षर आता है, सी आता है। तो अब साथी हमारा आंसर सी से मिलेगा। क्यों साथी, देखिए ये जी एफ ई है तो जी 7 होता है, 7 में से 4 को कम करेंगे 3, 3 पे सी, तो तुरंत उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे और देखें कौन सा ऑप्शन सी से स्टार्ट है। तो पहला ऑप्शन केवल देखिए साथी सी से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा जो अगला श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सी बी ए आ जाएगा। तो यही तो हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, तो ऐसे आप सभी को हल करना है, टाइम आपका बहुत बचेगा। चलिए साथी अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को। एक निश्चित गुण भाषा में राइट दिस सेंटेंस को AWPMNI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है
और दिस इज माइन को NIWBCD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में दिस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो सर जी जब हमसे सिंगल दिस पूछा है तो साथी जब दिस पूछ लिया है तो आप क्या करेंगे, जब सिंगल पूछेगा तो दोनों में कॉमन चेक करेंगे। देखिए राइट दिस सेंटेंस, दिस इसमें भी है और साथी दिस इसमें भी है, यानी दोनों में कॉमन मिल गया। उसके बाद साथी हमारा दिमाग तुरंत क्लिक किया कि जब दोनों में दिस है तो दोनों में कोड भी में कोई ऐसा अक्षर होगा, शब्द होगा जो कि दोनों कॉमन होगा। तो कौन सा कॉमन है भाई, NI। देखिए NI इसमें भी है, NI इसमें ही है, तो दिस का कोड क्या होगा, NI हो जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी आप सभी को ऐसे हल करना, जब साथी सिंगल पूछे, चाहे नंबर पूछे, चाहे अक्षर पूछे, तो तुरंत आपको पहले कॉमन चेक करना है। ओके, कॉमन मिल गया तो कोड में भी साथी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। तो इसमें NI कॉमन थे। चलिए दोस्त, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके बीच यह रहा, क्वेश्चन नंबर 50। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 300 300 300 300 दे रखा है, तो केवल हम दो दो नंबर को उठाते हैं, इकाई दहाई को। 48 50 54 60 68। देखिए 48 से 50 प्लस 2, 50 से 54 प्लस 4, 54 से 60 प्लस 6, 60 से 68 प्लस 8 क्या है, 2 4 6 8। तो इसी प्रकार 10 जोड़ दीजिए भाई, 68 10 78 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 378 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बताइए साथी आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो मेरे दोस्त देखिए फटाफट हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको समझाया है। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत आप सभी का, पहले ही बताइए कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ईमानदारी के साथ बताइए भाई सेशन कैसा लगा साथी, एक बार सभी साथी बताएंगे, अपना राय देंगे कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आपने पूरे 50 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से हल किया होगा। तो चलिए मेरे दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी दोपहर 12:30 पे एक नए दमदार सेशन के साथ। भाई आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि साथी यहाँ से आप सभी का आगाज़ हो चुका है SSC एग्ज़ामों का। 1 से 2 महीने में सारे एग्ज़ाम स्टार्ट होकर ख़त्म हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। पहले CGL की शुरुआत 12 तारीख से हो रही इसी महीने में। ओके, तो अपनी तैयारी साथी बहुत ही अच्छी तरीके से रखिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं दोपहर में एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।